Good evening, friends. Once again, welcome in this 4-day GST refresher course. And today's speaker is C. Ankit Garg ji. Ankit ji, स्वागत है आपका Thank you. at your own platform, Team Casa. And today's important topic is input tax credit and block credit under GST. We have learned so many things: place of supply, registration, and uh, time of supply. Now the another important chapter, input tax credit. As we are discussing right now, many litigations are there, so how we have to tackle, how we have to respond, all those we will discuss in next 2 hours. And I straight away request Ankit Garg ji. He is eminent expert and practically he is very sound, so I would request everyone to have any query you can post in the chat box and any for discussion. So now hand over to Ankit ji. Over to you. I welcome everyone, every participants, my professional brothers and sisters, and I thank Team CASA to give me a platform of sharing the knowledge. And I think by sharing the knowledge we gain at every moment. मुझे यहाँ से बहुत सीखने को मिला है और आगे भी मिलता रहता है और मिलता रहेगा, क्योंकि जब हम 1-to-1 कोई भी डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो बहुत सारी चीजें हम बता पाते हैं और बहुत सारी चीजें हम सीख के जाते हैं. तो एज एन स्पीकर जब से मैंने स्टार्ट किया है, एज एन बेसिकली अपॉर्चुनिटी जब से मिली है, तो वी आर लर्निंग अ लॉट एंड वी यूज्ड टू गिव आवर लर्निंग टू यू, आवर नॉलेज टू यू, एंड वांट फ्रॉम योर साइड वी शुड आल्सो गेट द नॉलेज. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट अंडर जीएसटी. देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 घंटे इसके लिए बहुत कम है, बट हमने 2 चीजें उठाई हैं. एक तो बेसिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या क्लाइंट को ध्यान रखना है, क्या हमें जीएसटी, अगर कोई किसी ने जीएसटी रिव्यू का काम दिया है तो उसमें इनपुट मिलने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. जो लिटिगेशन अगर आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में भी हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जीएसटी के अंदर मैं कहता हूं हर ऑलमोस्ट एवरी नोटिस में जिक्र आईटीसी का है कि आपने आईटीसी, आपका 2A से मैच नहीं हो रहा, आपने आईटीसी नहीं लिया, आपने ज्यादा ले लिया, सॉरी नहीं लिया कह रहा हूं, सॉरी आपने ज्यादा ले लिया, आपका आईटीसी बनता नहीं है, आपने आईटीसी पहले ले लिया. तो आईटीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जीएसटी के 2 लिम्ब है. अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी के 2 लिम्ब है, एक आउटपुट और एक इनपुट, और बैलेंस वी हैव टू पे इट. अगर हम बात करें आउटवर्ड सप्लाई की, तो गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया है आउटवर्ड सप्लाई के केस में, ऑलरेडी टॉपिक कवर भी हो चुके हैं, कि आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में जो डाला, दैट इज द आउटवर्ड सप्लाई. उस पे जो टैक्स आपने डाला वो टैक्स आपको पे करना है. और अब तो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2022 से अमेंडमेंट भी डाल दी कि ऑफिसर ने अगर ये पाया कि जीएसटीआर 1 में जो आपने टैक्स शो करा वो आपने 3B फाइल नहीं करी है, तो दे विल रेज द डिमांड ऑटोमेटिकली and you have to pay along with the interest. So outward तो गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया. उधर जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, they are issuing e-invoice in B2B sale. So in that case outward ऑटोमेटिक आ रहा है. तो आउटवर्ड तो गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रीमलाइन कर चुकी है और स्ट्रीमलाइन वो हो भी चुका है. आउटवर्ड में चीजें आराम से गवर्नमेंट की पकड़ में आ रही है और गवर्नमेंट उसको डिमांड्स को ऑटोमेटिकली एट अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम रेज कर रही है और रिकवर कर रही है. अब हम डिस्कस करते हैं आईटीसी. आईटीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्रेडिट है एंड क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू द कैश. जो क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है वो हमारा आउटवर्ड से यूज होना है, हमारा आउटपुट से कम होना है. और ये कहीं ना कहीं अगर हमें आईटीसी, हमारे क्लाइंट के लिए आईटीसी अगर गवर्नमेंट मना कर देती है नहीं मिलेगा, तो इट इज अ कॉस्ट फॉर हिम, इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट इज अ फाइनेंशियल लॉस फॉर दैट क्लाइंट. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Basically, I have put it some important definition with regard to ITC, which are useful in ITC part. In this definition, basically, if we start with section
अगर हम बात करें सीजीएसटी एक्ट की तो सेक्शन 2 सारी डेफिनेशंस कवर करता है। सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। हम जब भी लॉ के अंदर किसी भी वर्ड के अंदर फंसते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है उस एक्ट के अंदर क्या उस वर्ड को डिफाइन कर रखा है। हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, लॉ में क्या लिखा है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो कहाँ लिखा है, हमें कहाँ पढ़ना है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है वो हम जानते हैं। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैंने सारी यहाँ पर आप लोगों के लिए कोशिश करिए कि मैं यहाँ सारी डेफिनेशंस को अपनी स्लाइड्स के अंदर कवर करूं। नाउ बेसिकली सेक्शन 259 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो कहता है इनपुट क्या है। इनपुट कहता है कि अदर देन कैपिटल गुड्स जो यूज्ड बाय सप्लायर इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज अ इनपुट। Input service क्या है, any service used and intended to be used by a supplier in course or furtherance of business is input services. Section 261 input tax in relation to a registered person means the central tax, state tax, integrated tax, union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and include. इनपुट टैक्स क्या क्या है उसकी बात कर रहे हैं। वो कहता है इंटीग्रेटेड टैक्स जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आप पे कर रहे हो, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, चाहे वो 94 है चाहे वो 93 है। 94 अभी के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने हटा दिया है, 94 अभी एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन 93, 94 SGST एक्ट, 3 subsection 3 and 4 of section 7 of UTGST Act, but does not include tax paid under composition levy. composition levy क्यों लिखा, because composition levy का हमें ITC अलाउड नहीं है, क्योंकि वो चार्ज भी नहीं कर सकता composition levy के अंदर जो हमें इनवॉइस रेज करता है। Now we are moving towards input tax credit. What is input tax credit? Input tax credit का पूरा हमारा टॉपिक है। तो input tax credit है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। डेफिनेशन के अंदर दिया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। तो इनपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स हमने देखा सेक्शन 261 के अंदर डिफाइन है, यानी आरसीएम का क्रेडिट भी हमें मिलेगा, जो चार्ज हो रहा है सप्लाई पे उसका क्रेडिट भी हमें मिलेगा, और कंपोजिशन वाला हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट्स किसे कहते हैं। इनपुट्स कहते हैं जो अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स हमने डिफाइन करा, कैपिटल गुड्स मींस अ गुड्स the value of which is capitalized in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used and intended to be used in course or furtherance of business। मैंने ब्रीफ करना चाहूंगा कैपिटल गुड्स में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आगे जो ब्लॉक क्रेडिट पढ़ेंगे हम कैपिटल गुड्स को वहां लिंक करेंगे कि कैपिटल गुड्स ये वर्ड जो लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ ब्लॉक क्रेडिट अगेन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एज पर माय ओपिनियन and accordingly these definitions are related to the ITC. Now moving forward, ITC के अंदर अगर हम बात करें जी, अगर हमें ITC की लीगैलिटी देखनी है और हम बात करें कि ITC कैसे मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कब मिलेगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 16 इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेक्शन 16 को की बात करें तो पूरा आईटीसी मैं मानता हूं ऑलमोस्ट 80% हमारा सेक्शन 16 के अंदर कवर होता है। तो सेक्शन 16 की हम बात करते हैं। सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट का क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49B entitled to take credit of input tax credit on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in course or furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। ये क्या कह रहा है कि जी क्रेडिट किसको मिलेगा, सबसे पहली बात कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारे जीएसटी के अंदर 3 हेड है, 4 हेड है।
IGST, CGST, SGST, UTGST, SGST और ऑब्लिक UTGST बोलते हैं हम, एंड सेस, उनका क्रेडिट आपको मिलेगा अगर आप फर्दरेंस इन द कोर्स, आप जो सप्लाई है जिनके ऊपर वो क्रेडिट है, इनपुट्स जो चार्ज हुआ, इनपुट टैक्स चार्ज हुआ है, वो आप बिजनेस में या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। बिकॉज हमारे 3 हेड है जीएसटी के अंदर अलग अलग, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सेक्शन 49 के अंदर मैंने प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन सा क्रेडिट किसके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो पहले, किसके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो बाद में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट अवेल हो जाएगा। और वो क्रेडिट जो आप क्लेम करोगे, जो मैकेनिज्म आज पोर्टल के ऊपर है, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम 3B फाइल करते हैं तो वो क्रेडिट हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाता है। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट जब भी क्रेडिट होगा जब हम 3B फाइल करेंगे। कैश लेजर के अंदर हमारे पास पैसा कहां से आता है, या तो हम डिपॉजिट करा देंगे जीएसटी, या फिर किसी ने हमारा टीडीएस टीसीएस काटा है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे कैश लेजर के अंदर आएगा। और एक हमारा लायबिलिटी लेजर होता है, जो हमें जीएसटी पे करना है वो हमारा लायबिलिटी लेजर के अंदर जाके गवर्नमेंट के खाते में चढ़ जाता है, वो डेबिट हो जाता है। वो हमें जो पे करना है वो हम थ्रू कैश लेजर और क्रेडिट लेजर उसे खत्म करते हैं। दिस इज ऑल वी आर डूइंग थ्रू 3B। 3B के अंदर हम आउटवर्ड दिखाते हैं, आउटवर्ड दिखा के हम उसका इनपुट दिखाते हैं, इनपुट को हम उसका यूटिलाइजेशन दिखाते हैं, और देन जो बैलेंस है अगर वो पेबल है तो आपको कैश में पे करना है, अगर वो पेबल नहीं है, एक्स्ट्रा क्रेडिट है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16(2) is very important. It is a basically section 16(2) is now restricting the ITC. ऊपर हमें कहा गया कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, उसको क्रेडिट हम दे देंगे अगर वो जिनके ऊपर क्रेडिट लगा है वो गुड्स या सर्विसेज यूज हो रही है बिजनेस में या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। अब सेक्शन 16(2) हमें रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर आनी चालू हो गई, यानी क्लाइंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आनी चालू हो गई, बिजनेसमैन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आनी चालू हो गई। दो गवर्नमेंट ने कहा जब जीएसटी लेके आए कि हम सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी की वजह से जीएसटी लेके आ रहे हैं। आपको एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, ट्रेडर्स को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था ट्रेडर्स को, तो वो सब जो नुकसान होता था एक वैल्यू एडिशन चेन के अंदर, उस नुकसान को हम खत्म करेंगे। हम सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी को बढ़ावा देते हुए जीएसटी को गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा। बट जीएसटी जब 2017 में आया उसके बाद से अब तक हम सभी लोगों ने देखा कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर लगा दी गई हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा लगाते जा रहे हैं तो वो जो स्लिमलेस फ्लो है वो कहीं ना कहीं हमारा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इश्यूज उसके अंदर आ रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 16(2). ये पहले ही स्टार्ट होता है, ये बेसिकली सब पूरे सेक्शन को ओवररूल करता है। Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services both to him unless, यहां से रिस्ट्रिक्शंस हमारी चालू हो गई। सेक्शन 16(2) ने रिस्ट्रिक्ट करना चालू कर दिया। सेक्शन 16(2) ने हमें रिस्ट्रिक्ट करना चालू कर दिया। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपको अगर आईटीसी लेना है तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए इशूड बाय अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसको हम रेड करते हैं रूल 36 के अकॉर्डिंग एंड उसके प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग। 36 और उसका प्रोवाइजो क्या कहता है, हमारी सबसे पहली कंडीशन ये है 16(2)(a) की कि हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। अगर हमारे जिससे हम परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर ई इनवॉइस
इज मैंडेटरी, देन हमारे पास ई इनवॉइस हमारी पोजीशन में होना चाहिए। सेकंड, जो रेड विद रूल 36 मैंने लिखा, रूल 36 के अंदर गवर्नमेंट ने, बिकॉज जीएसटी का जो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है, इट कंटेन्स अप्रॉक्स 16 to 20 एलिमेंट्स which are required to be put in a GST invoice। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट लेना है तो आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, और उस इनवॉइस में ये चीजें होनी जरूरी है। और ये भी गवर्नमेंट ने चेंज करा आपका आफ्टर 1.5 ईयर, जब पब्लिक को दिक्कत आ रही थी टैक्स इनवॉइस में, बहुत सारी चीजें नहीं थी। जैसे हम बात करें टैक्स इनवॉइस पे, ऑप्शन आपने देखा होगा जो रूल्स के अंदर, इनवॉइस रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है कि वेदर द टैक्स इज लायबल टू बी अंडर रिवर्स चार्ज और नॉट, उसे आपको यस या नो करना है। अब मैंने बाइंग करी, मेरे सामने वाले वेंडर ने वो नहीं लिख के दिया मुझे ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर, तो क्या मुझे क्रेडिट डिनाई हो जाएगा? स्टार्टिंग में जब लॉ आया जुलाई 2017 से लेकर, वो बेसिकली लॉ के अंदर चेंजेस नहीं करे गए, उसमें लिखा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो कमियां थी, उन कमियों को गवर्नमेंट को बाद में समझ में आया, तो गवर्नमेंट ने 5 चीजें उसके अंदर मैंडेटरी कर दी कि ये 5 चीजें जरूरी होनी चाहिए हमारी एज पर रूल 36 उस इनवॉइस के अंदर, जब भी हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे। मैं एक चीज आप लोगों को सभी को बोलना चाहूंगा, ब्रॉडर अभी क्या मेंटेलिटी हो गई है हम सबकी, गवर्नमेंट भी यही प्रिज्यूम कर रही है और शो ऑफ कर रही है कि जो 2A और 2B में आ रहा है वो सारा क्रेडिट मिल जाएगा। 2A तो अब हम बात ही नहीं करते, अब हम 2B की ही बात करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से चेंजेस हो गए हैं और लीगल बैकिंग भी मिल गई है। तो अब वो डिस्कशन लिटिगेशन वाला हम करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लिटिगेशन में वो क्लाइंट जाएगा जिसका बजट भी है और जिसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हम जनरल बात करें, एज आफ्टर 1st of January 2022 गवर्नमेंट कह रही है वो क्रेडिट हम आपको देंगे जो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं आपको सेक्शन 16(2) इसलिए यहाँ पे जोर दे रहा हूं, बिकॉज सेक्शन 16(2) आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि क्रेडिट आपको जब मिलेगा जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। मैं मानता हूं 2B के अंदर क्रेडिट रिफ्लेक्ट होएगा, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन, बट उस कंडीशन के अलावा 4 और कंडीशन है जो फुलफिल होनी मैंडेटरी है। तो एज एन प्रोफेशनल वी हैव टू कीप इन माइंड कि दैट इन केस of taking the ITC, in claiming the ITC, not only everything which is reflecting in 2B is allowed to for the availment of the ITC। कहने का मतलब क्या कि 2B में कुछ भी आया उठा के हमें उसका ITC मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज सेक्शन 16(2) के अंदर और भी बहुत सारी कंडीशन है जो फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। अब वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमने पढ़ी, हमारे पास 16(2)A के अकॉर्डिंग ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, ओरिजिनल डेबिट नोट हमारे पास होना चाहिए, और साथ साथ उसके अंदर रूल 36 के अकॉर्डिंग जो 4 से 5 एलिमेंट्स हैं वो होने बहुत जरूरी है। यानी हमारा जीएसटी नंबर ठीक लिखा हो उसके ऊपर, हमारा एड्रेस ठीक पड़ा हो, और भी 3 से 4 चीजें हैं जो उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहली कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस करा हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों से बोला कि जो 2B के अंदर आ रहा है ये इम्प्लाइड नहीं है वही क्रेडिट मुझे मिलेगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो हमारी आगे जो कंडीशंस हैं उसके अंदर कवर अप हो रहा है। अब गवर्नमेंट, आपने जब से जीएसटी आया है एक लिटिगेशन डे 1 से स्टार्ट है और वो आज तक चल रहा है, नोटिस भी क्लाइंट्स को आ रहे हैं कि 17-18 के अंदर जो आपने आईटीसी क्लेम करा वो आईटीसी आपका 2A के अंदर नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं इस आईटीसी को क्यों ना हम रिवर्स करें
और क्यों आप इस आईटीसी के बराबर टैक्स पे करें, उस पे ब्याज दें और उस पे आप पेनल्टी दें। वेरियस कोर्ट्स के अंदर ये इशू उठ रहा है और गवर्नमेंट को भी पता है। गवर्नमेंट जब 2A लेके आई, बिकॉज पीस मिल के अंदर जीएसटी एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, एक्ट तो बना दिया डे 1 पे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट को धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं, ये इश्यूज जो कोर्ट में चैलेंजेबल है वो गवर्नमेंट उन्हें अमेंडमेंट के थ्रू सॉर्ट आउट करती आ रही है। गवर्नमेंट ने उसी के चलते सेक्शन 16AA इंसर्ट किया। सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 उसके अंदर सब क्लॉज AA इंसर्ट किया, जो फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर प्रपोज किया गया, पास किया गया और 1 जनवरी 2022 से वाया नोटिफिकेशन नंबर 39/39/2021 इंप्लीमेंट कर दिया गया। वो क्या कहता है सेक्शन 16, द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए, जो हमने कहा ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, shall be furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such detail has been communicated to the recipient of such invoices or debit note in manner specified in section 37। ये इंसर्ट कर दिया गया। यानी जो लिटिगेशन 2A की चल रही थी कि जी 2A 2B की लीगल बैकिंग ही नहीं है, रूल कैन नॉट ओवर रूल द एक्ट, वो सारी बैकिंग गवर्नमेंट के जो बेसिकली कमियां थी वो सारी इस अमेंडमेंट के बाद खत्म कर दी गई हैं। अब एज एन स्पीकर मैं भी बोलता था या देयर इज अ लिटिगेशन 2A के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट डालने के बाद आफ्टर 1 जनवरी 2022 अब मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको लीगल बैकिंग दे दी है। गवर्नमेंट ने कहा जो चीज आपकी रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है यानी 2B के अंदर आ रही है वही क्रेडिट हम आपको देंगे। अब इसके अंदर एक चीज और थी जो हमने नीचे लिखा भी है। अब मैं आपको बताऊं सर, ई बुक गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी सीबीआईसी की साइट के ऊपर। While preparing for this webinar, I used to refer that e-book और मैंने सोचा शायद उसे मैं बैठ के पढ़ लूं, तो मैंने यहाँ एक लिंक डाला है। जब हम ये लिंक ओपन कर रहे हैं, आई थिंक सभी को दिख पा रहे हैं लिंक, सुमित जी देख पा रहे हैं? इसके अंदर जब हम सेक्शन 16 देखते हैं तो सेक्शन 16 में मैं जा रहा हूं जी, ये 1 मिनट एक्साइज एक्ट खुल गया है, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो क्लॉज ए है, ए क्लॉज जो लिखा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने 1 लिखा है यहाँ पर, और जब हम 1 को नीचे जाके पढ़ते हैं तो आप बेसिकली अप्रिशिएट करेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने। 1 इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 वाया नोटिफिकेशन 39/2001 सीटी डेटेड 21 दिसंबर 2021 बाय सेक्शन 109 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021 नंबर 13 ऑफ 2021। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट सेक्शन 16AA लेके आई, ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। आई से नो, you read the finance act 2021, you read notification, nothing is written like this that this should be effective from 1st of July 2021. So it is not retrospective, it is prospective। यानी हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। यानी मैंने यहां लिखा भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, ये प्रोस्पेक्टिव ही है जी। 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले इसकी लीगल बैकिंग नहीं थी, 16AA नहीं था। 16AA 1 जनवरी 2022 के बाद से एप्लीकेबल ही माना जाएगा, यानी उससे पहले जो 2A 2B के अंदर नहीं आ रहा था। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। देखिए आर्टिकल इन अ कॉन्स्टिट्यूशन
allow every person to do a business, allow everyone to take a ITC, प्रोसीजरल लैब्स के चलते आईटीसी डिनाई नहीं होगा बंदे को। बट ये सारी चीजें हमारी हाई कोर्ट में ही सुनी जाती हैं, उससे पहले नहीं सुनी जाती हैं। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने ये चीज देखी है कि ये सारी चीजें अपील तक, ट्रिब्यूनल तक, ये सेस्टेट तक, ये सारी चीजें जीएसटी ट्रिब्यूनल तक नहीं सॉर्ट आउट होती। इन सब इश्यूज के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जब जाके इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। मगर सेक्शन 16AA रूल 36(4) जैसे जैसे अमेंड हुआ, उसके साथ साथ हमें 17, 18, 18, 19 के लिए बैकिंग मिल गई कि जी गवर्नमेंट को भी पता है ये कहीं ना कहीं लॉ में डिफाइन नहीं था, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए आप एटलीस्ट 2A 2B की बात ना करें। सेक्शन 16 की बाकी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो उसका क्रेडिट डिनाई नहीं होना चाहिए, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक हमारी स्पीकर है जो टीम कासा की, बेसिकली टीम कासा के अंडर भी हमने काफी सारी वेबिनार कराई हैं, आंचल कपूर जी। उन्होंने अभी एक आर्टिकल टैक्समैन के ऊपर आईटीसी के ऊपर दिया, आईटीसी के लिटिगेटेड इशू के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी उसके अंदर। मैं सभी को कहूंगा कि उन्हें पढ़ें एक बार, अगर आपकी लिटिगेशन आईटीसी से रिलेटेड चल रही है, फॉर द लीगल बैकिंग। फ्रॉम दैट आई हैव इंसर्टेड दिस पैरा, that insertion of clause AA in section 16(2) and the amendment to rule 36(4) by notification 40/2001 CT dated 29/12/2021 has been made with the intention to provide prospective legal backing for reflection of invoice debit note in GSTR 2B, but somewhere challenging ultra virus of rule 36(4) prior to the implementation of amendment. Hence the amendment being prospective in nature, the validity of rule 36(4) and statute of 2A prior to the amendment are highly disputed. मैं फिर आपको एक बात कहूंगा, अगर आपके पास 17-18 से रिलेटेड कोई नोटिस आया जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने कहा कि 2A के अंदर ये क्रेडिट नहीं आ रहा जी, क्यों हम इस क्रेडिट को डिनाई ना करें, तो आप डिपार्टमेंट से कहेंगे कि जी 16AA आपने 1 जनवरी 2022 को इंसर्ट करा, रूल 36(4) आपने नवंबर 2019 में इंसर्ट करा, और आप 2A 2B की बात कर रहे हैं, लीगल बैकिंग कहाँ है, वेयर इज द लीगल बैकिंग। तो ये सब चीजें आपको लिटिगेशन करने के लिए काम आएंगी। अब हम दोबारा सेक्शन 16(2) पे वापस चलते हैं। पहली कंडीशन, हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ओरिजिनल डेबिट नोट होना चाहिए, उसके अंदर मिनिमम 4 to 5 रिक्वायरमेंट जो रूल 36(4) की है, सॉरी 36(4) की कह रहा हूं, रूल 36 की है, वो मिनिमम चीजें फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास ईवे बिल नहीं है, मेरे क्लाइंट के पास ईवे बिल नहीं है जो उसने माल खरीदा, क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखिए, लॉ में ईवे बिल की वैलिडिटी है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि बिकॉज जेन्युइन क्रेडिट है, आपको पता है कि जेन्युइन क्रेडिट को भी प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की बैकिंग होना जरूरी है। तो उन क्रेडिट्स के लिए आपके पास ईवे बिल रखें, दैट इज गुड इनफ। बट अगर नहीं है और कहीं लिटिगेशन आपकी आती है, तो लीगली एज पर द एक्ट देयर इज नोवेयर इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ईवे बिल इज मैंडेटरी टू क्लेम आईटीसी। ईवे बिल मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है आईटीसी को क्लेम करने के लिए। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे हम बात करते हैं। AA इंसर्ट कर दिया 1 जनवरी 2022 से, 2B मैंडेटरी कर दिया। मैंने आपको एक चीज बोली कि 2B का मतलब ये नहीं है कि जो 2B में आ रहा है उठाए और ले ले, 2B को भी बंदे को देखना है। मैं गवर्नमेंट से इस मंच के थ्रू कहना चाहूंगा कि आपने जब जीएसटी इंप्लीमेंट करा था तो 3 रिटर्न के फॉर्म दिए थे। आपने GSTR 1 दिया था, GSTR 2 दिया था और GSTR 3 दिया था। बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सबने कहा कि इतनी सारी रिटर्न कैसे भरेंगे, तो आपने ईज टू डू द बिजनेस इंप्लीमेंट करा। उसके अंदर आपने कहा हमने समरी फॉर्म दे दिया 3B। क्या मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा
क्या आज वो बात वैलिड है? आप 3B फाइल करा रहे हैं, आप 2B की रिकंसिलेशन करा रहे हैं, आप 1 फाइल करा रहे हैं, आप ई इनवॉइस करा रहे हैं, आप ई वे बिल करा रहे हैं, कितने और कंप्लायंस कराएंगे? मतलब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को एक बंदा तो जीएसटी कंप्लायंस करने के लिए चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगा, क्यों अपने पुराने फॉर्म वापस नहीं लेके आते? आप पुराने फॉर्म क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे? आप सिंपल कहो ना जी, जो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा वो 2 के अंदर एक्सेप्ट करो। अब भी तो वही चीजें कर रहे हैं, तो 3B की समरी रिटर्न का क्या लॉजिक रह गया? मैं गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले छोड़ दिए थे वो फॉर्म्स को दोबारा ले आए। एटलीस्ट एक फॉर्म के अंदर डिटेल तो होगी कि 2B का क्रेडिट कौन सा लिया, कौन सा नहीं लिया। आज 3B जब आप बनाते हैं उसकी एक्सेल बना के रखें, किताबों में रिकंसिलेशन बना के रखें, 10 जगह आप बना के रखें कि 2B में कौन सा आ रहा था, कौन सा क्रेडिट आपने आज क्लेम करा, कौन सा आपको कल क्लेम करना है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने पुराने फॉर्म ही वापस ले आए सर, कंप्लायंस कम नहीं हुआ है 3B समरी रिटर्न से, आपने उतना ही कंप्लायंस बढ़ा दिया है, उल्टा सरदर्द बढ़ गया है लोगों का। डिपार्टमेंट को समझाना मुश्किल रहता है कि 3B में ये आ रहा है जी, ये यहाँ से आया, ये वहां से आया, तो it is very hard for the industrialist, very hard for the consultant to explain to the department about the output, about the ITC shown in the 3B returns. So we request, if you want the reconciliation as you have inserted 16AA, so bring GSTR2 original. आप लाए एक एक, हम कंसल्टेंट या इंडस्ट्री उसको एक एक आईटीसी को एक्सेप्ट करेगा, उसका फॉर्मूला निकालेंगे जो भी होगा और अकॉर्डिंगली उसे क्लेम करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 16A हमने देखा ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए। 16A हमने AA हमने देखा कि वो इनवॉइस 1 के अंदर फाइल होना चाहिए। IFF जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया गया B2B के आप इनवॉइस फाइल करें, जो कि 13 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद फाइल नहीं हो सकता। तो 14 को आप 2B देखें, 2B के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट आ रहा है वो आप ले सकते हैं, और वो भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 16। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16B, 16(2) का A हमने पढ़ा, A हमने पढ़ा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द B, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, बोगस बिलिंग, सभी को पता है बोगस बिलिंग इज अ बेसिकली वेरी हॉट टॉपिक। वी केम टू लिसन इन द न्यूज़पेपर कि आज DGGI ने 162 करोड़ का बोगस क्रेडिट पकड़ा। बोगस क्रेडिट क्या है? माल आया नहीं, सर्विसेज ली नहीं, और क्रेडिट ITC ऑन द पेपर्स इज अवेल्ड बाय द बिजनेसमैन। सो व्हाट आई एम सेइंग, जो बिजनेसमैन ऐसा कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर ऐसा कर रहे हैं, वो तो प्रूव करेंगे ही बिकॉज वो गलत कर रहे हैं। बट जो बंदे बिल्कुल 100% जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन क्रेडिट ले रहे हैं, उनको भी सेक्शन की कंप्लायंस करनी है, उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि गुड्स उनके पास आए हैं, सर्विसेज उनके पास आई हैं जिसका क्रेडिट उन्होंने लिया है। और आपको आश्चर्य होगा, जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो बैक डेट से, यानी अगर आज किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं, हो सकता है उसका 1 जुलाई 2017 से ही उठा के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया हो। उस केस के अंदर अगर आपके पास क्रेडिटेबल इनवॉइस है उस पार्टी का, वो 2A में आ रहा था, आपके पास ई-वे बिल आफ्टर बेसिकली 1.5 ईयर जब इंप्लीमेंट हुआ ई-वे बिल, वो आपके पास है, तो उसका क्रेडिट डिनाई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज गवर्नमेंट ने उठा के उसे कैंसिल कर दिया। आपके पास अगर जेन्युइन क्रेडिट है, आपने जेन्युइन परचेज करी थी, तो डोंट वरी, क्लेम दैट, और आपको वो क्रेडिट मिलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन 16B, क्या कहता है? that he has received the goods or services or both। वो उसको रिसीव होनी चाहिए,
खाली बिलिंग से काम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जी जो 2B में आ रहा है उठा के, ये मतलब नहीं है 2B में आ रहा है और मैं उठाऊं और ले लूं क्रेडिट। 2B के अंदर तो आ गया क्रेडिट, क्या वो गुड्स मेरे पास आ गए? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में आंसर दें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर मेरे पास 2B का, मेरा जनवरी का 2B है, यानी जनवरी के 2B के अंदर दिसंबर का क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगा। 31 दिसंबर को एक क्रेडिट इनवॉइस का रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो गुड्स मेरे पास जनवरी में आए, तो क्या उसका क्रेडिट मुझे दिसंबर मंथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? संजीव जी ने आंसर दिया नो, मृदुल सरुल खान ने दिया नो, जानवी पांडे जी ने दिया नो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। बिकॉज क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए? लॉ कहां मना कर रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 उसका क्लॉज बी हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि गुड्स हमारे पास जब तक रिसीव नहीं हो गए तब तक हम क्रेडिट नहीं ले सकते। एक्साइज के टाइम पे भी हमें याद होगा यही लॉ था। When goods entered in the factory, when we receive the goods, then only we are allowed to take a credit. Section 16 subsection 2 clause B यही है कि जब तक हमारे पास गुड्स और सर्विसेज नहीं आई तब तक हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यानी 2B के अंदर कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खाली 2B की टोटल फिगर देखी और उठा के क्रेडिट ले लिया। I have to do the working, consultant has to do the working, industry has to do the working to open that 2B and has to mark that कौन सा गुड्स उसको इस महीने में आए और कौन सा क्रेडिट लास्ट मंथ के जो गुड्स आ गए थे, जो लास्ट मंथ के 2B में आ रहा था, जो इस मंथ के 2B में नहीं आ रहा, बिकॉज सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग आपने नहीं लिया था। जो हमने आंसर लिखा कि दिसंबर 31 दिसंबर का क्रेडिट जो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं जनवरी यानी दिसंबर की 3B फाइल करते हुए नहीं लूंगा, तो वो मैं कब लूंगा? मैं जैन में क्लेम करूंगा, बिकॉज जैन में मेरे पास गुड्स आए। उस टाइम पे वो 2B के अंदर नहीं आ रहा होगा, उस टाइम पे वो 2B के अंदर नहीं आ रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब मैं पोर्टल बनाने वालों से पूछना चाहता हूं, जो ये रेड मार्क वो दे रहे हैं, मेरे पास जब ये रेड मार्क आना चालू हुआ, जैसा आपको पता होगा कि अगर वेरिएशन आपकी जो आप कॉलम फिल करते हैं 3B के अंदर, दैट इज मोर देन 20% आई थिंक, then in that case it would be red marked. In that case I want to ask the government why you are creating a thing like that कि जो रिटर्न भर रहा है वो कंफ्यूज हो जाए, वो कहे जी मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अरे आपने लॉ में लिख दिया, आपने लॉ में बता दिया कि 2B के अंदर जो आ रहा है वो क्रेडिट हम देंगे, सेक्शन 16 कंप्लाई करोगे तो हम क्रेडिट देंगे, 17 कंप्लाई करोगे तो हम क्रेडिट देंगे, फिर ये रेड मार्क क्यों? मैं अपने कंसल्टेंट से कहना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट की इंटेंशन सोच सकता हूं कि गवर्नमेंट ये कह रही है क्रॉस चेक कर लो, हाँ जी 2B से मैच नहीं कर रहा, सो डोंट वरी अबाउट दैट रेड मार्क। वो रेड मार्क तो तब भी आ रहा है जब आप रिवर्स चार्ज को आउटवर्ड वाली लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम तो आउटवर्ड पे कर रहे हैं, तब भी वो रेड मार्क आता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट रेड मार्क, आने दीजिए। जो क्रेडिट आपका 31 दिसंबर जो मैं एग्जांपल ले रहा था, वो क्रेडिट आपको जनवरी में 2B में ऐड करना पड़ेगा, और वो क्रेडिट आपको हटाने पड़ेंगे जो गुड्स आपके नहीं आए, बिकॉज आप सेक्शन 16 को कंप्लाई नहीं कर रहे। बाहर तो नहीं भेजने पड़ेंगे। टीना जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है शायद, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। So what I am saying कि 2B is not implied, 2B is nothing कि that आंख बंद करा 2B में जो आ रहा है वो क्रेडिट ले लिया। सेक्शन 16 भी हमें ध्यान में रखना है। 2B के अंदर जो गुड्स मेरे पास नहीं आए, जो सर्विसेज मेरे पास नहीं आई,
वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करा था वो मुझे लेना पड़ेगा। तो सोचिए कितनी बड़ी असमंजस की चीजें हैं। मैं इस मंच से गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, क्यों नहीं टिक वाला ऑप्शन दे देते कि कैरी फॉरवर्ड में टिक कर दो, और जो आपको क्रेडिट ले रहे हो उसमें टिक कर दो, जिससे कि रिकंसिलेशन आप खुद बना लो, इंडस्ट्री को प्रूव ना करना पड़े कि कौन सा क्रेडिट लिया कौन सा क्रेडिट नहीं लिया। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। नाउ इसके अंदर दो प्रोवाइजो और ऐड करे गए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी। आप बिल टू शिप टू कराते हैं, अलाउड है लॉ के अंदर। उस केस में जब गुड्स सीधे रिसिपिएंट को चला गया, अब लॉ ये कह रहा है कि भाई गुड्स आपके पास आने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसमें लिख दिया कि वो गुड्स माने जाएंगे कि आपके पास आए हैं। कोई सर्विसेज आपकी डायरेक्शन पर बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर सीधे बंदे को दे दी गई, फॉर एग्जांपल ए इज अ सप्लायर, सी इज अ रिसिपिएंट, ए इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस टू द सी and B is the subcontractor. B provide services to C directly on your instruction. तो A को क्या क्रेडिट मिलेगा? Yes, we have sub clause 2 in which it is stated that आपकी डायरेक्शन पर अगर सर्विसेज दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है जो आपका कस्टमर है, तो क्रेडिट आपको मिलेगा। हमें क्लियर हो गया, हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, वो 2B के अंदर भी आना चाहिए, और वो गुड्स और सर्विसेज मेरे पास एक्चुअली भी आनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16 का हमने सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, उसमें ए पढ़ा, डबल ए पढ़ा, बी पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड सी। Subject to proviso 3 of section 443A, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of said supply. यानी इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई साहब आप क्रेडिट ले रहे हो तो सब कुछ आप ही को देखना है। आपके पास इनवॉइस आया, वो ओरिजिनल है, उसके अंदर चीजें सारी हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल 36 के अंदर, वो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। गुड्स आपके पास आ गए हैं, जो गुड्स आ गए हैं उसके प्रूफ के लिए आप ई-वे बिल भी रख लें, आपका गेट इनवर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास फॉर टू प्रूव दैट योर गुड्स आर जेन्युइन आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज सही व्यक्ति को भी जब लिटिगेशन होती है प्रूव करना पड़ता है मैं सही हूं। अब उसके बाद एक सी क्लॉज आ गया, वो कहता है कि जो भाई साहब टैक्स चार्ज किया गया उस इनवॉइस पर, क्या वो पे हो गया? चाहे वो कैश में पे हुआ हो, चाहे वो इनपुट क्रेडिट से पे हुआ। मैं अभी आपके साथ एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक क्लाइंट का जीएसटी रिफंड अप्लाई करा। रिफंड अप्लाई करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली रिफंड इज अ मिथ। You have to go to the department, you have to see what are who is the officer accordingly। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको रिश्वत देनी पड़ती है, नो, रिफंड आराम से होते हैं, विदाउट डूइंग आउट ऑफ पॉकेट रिफंड होते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि जो जीएसटी रिफंड ले रहा है आज की तारीख में, उसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये रिफंड जो मैं दे रहा हूं ये कितना सही है, कहीं ये एक्सपोर्टर फर्जी तो नहीं है। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट आज की तारीख में इस व्यू से चल रहा है कि जो रिफंड लेने आया वो गलत रिफंड लेने आया है, तो वो अननेसेसरी जेन्युइन एक्सपोर्टर्स को भी हरासमेंट हो रही है। अभी एक इंस्टेंस ऐसा आया, मैं डिपार्टमेंट में गया, उन्होंने अपनी चेकिंग चालू करी, उन्होंने उस रिफंड के लिए क्या कहते हैं
कहते हैं हाँ जी ठीक है, 3B मैच है, 1 मैच है, 2A में आ रहा है, 2B में आ रहा है, सब ठीक है, ओके। सेक्शन 54 कंप्लाइड है, सारे सर्टिफिकेट है, सब एवरीथिंग इज ओके, जेन्युइन एक्सपोर्टर है, हमने इंस्पेक्शन भी करा ली। बट वो ये कह रहे हैं कि जिनसे आपने बाय करा, जो आपके वेंडर हैं, उन्होंने तो टैक्स कैश में ही नहीं पे करा, उन्होंने तो टैक्स क्रेडिट से पे कर रखा है। मैं उन ऑफिसर से कहना चाहूंगा इस मंच से, क्या आप सेक्शन 16C को नहीं पढ़ रहे? उसमें लिखा हुआ है कि मैं क्रेडिट से भी टैक्स पे कर सकता हूं। तो ऐसी बात आपको कहना कि आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, जिनसे आपने गुड्स लिए या सर्विसेज ली, उन्होंने क्रेडिट से पे करा है, कैश से पे नहीं करा है, इसलिए हम आपको रिफंड नहीं देंगे, वो कितना वैलिड है? तो इस लेवल तक की चीजें, इस लेवल तक की समस्या हम डिपार्टमेंट से झेल रहे हैं, इंडस्ट्री झेल रही है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा इसके ऊपर सर्कुलर इशू करें, जिससे कि डिपार्टमेंट को ये क्लैरिटी आए कि ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपके वेंडर्स ने, आप जिनसे बाय कर रहे हो, आप जिनसे प्रोक्योर कर रहे हो, और उन्होंने क्रेडिट से पे कर रखा है, तो कोई दिक्कत है। हम दोबारा आ जाते हैं, हमने कहा सेक्शन 16 ओरिजिनल इनवॉइस हो, हमने दूसरा कहा 2B के अंदर आ रहा हो, हमने तीसरा कहा कि गुड्स और सर्विसेज आई हो, हमने चौथा कहा कि वो कैश में पे हो। अब मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा जो 2B में आ रहा है वो क्रेडिट ले लो, अभी वेट करें हम सब प्रोफेशनल ब्रदर्स उस दिन का जब गवर्नमेंट कहेगी जो 3B फाइल नहीं हुई उसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। आप क्रेडिट लेने से पहले ये भी चेक कर लें कि सामने वाले ने 3B फाइल कर दी नहीं कर दी। और मैं प्रैक्टिकली आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब हम जीएसटी रिव्यू कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री के अंदर हम कह रहे हैं कि जीएसटी हम आपका चेक कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर मैं अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर से कहना चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस जरूर कराएं, जितने भी वेंडर्स हैं उनकी एक्सरसाइज कराएं कि उनका सर्च टैक्स पेयर में जाके कि उनकी 3B फाइल हो गई है नहीं हो गई है, वो चेक करा लें। बिकॉज सेक्शन 16 सब क्लॉज C हमारा कंप्लाई जब भी होगा, क्योंकि 2B के अंदर आ गया, इसका मतलब ये तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम मानते ही नहीं कि टैक्स पे हो गया। अगर ऐसा था तो सेक्शन 16 सब क्लॉज C डालने की क्या जरूरत थी? जब सेक्शन 16A इंसर्ट कर दिया गया, तब इस क्लॉज को हटाना भी तो चाहिए था गवर्नमेंट को। तो बी रेडी कि एक समय आएगा, अभी हमें 3B भी चेक करनी होगी, हमें ये भी चेक करना होगा कि वो 3B फाइल हुई है नहीं हुई है। आपके जो वेंडर है, नो योर वेंडर, यू हैव टू डू दैट। और फिर गवर्नमेंट ने एक, जब ई इनवॉइस लेके आए तो गवर्नमेंट ने कहा रूल 36 के अंदर कि जो आप क्रेडिट ले रहे हो, अगर आपके वाले वेंडर के ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी है, तो आपके पास जो ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए वो ई इनवॉइस होना चाहिए। तो सर आप देख ही रहे हो, डिक्लेरेशन का जमाना हो चुका है, टीसीएस में डिक्लेरेशन लो, टीडीएस में डिक्लेरेशन लो, इनकम टैक्स के अंदर। सर एक जीएसटी के अंदर भी डिक्लेरेशन वेंडर से हम लोगों को ले लेनी चाहिए कि भाई साहब आप सारी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है नहीं है। दिस इज what GST law, this is a seamless flow of ITC. Now moving forward, section 16D, section 16 subsection 2 clause D कहते हैं जी उसने अपनी रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, सेक्शन 39 के अंदर उसकी रिटर्न फाइल हो गई होनी चाहिए। फिर मेरा वही क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, आपने कहा ये बेसिकली, बट यहाँ ही जो यूज है, ये ही आप वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज कर रहे, गवर्नमेंट ने वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज करा। अगर मैं क्रेडिट ले रहा हूं तो मेरी रिटर्न फाइल होनी चाहिए, जब भी मुझे क्रेडिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने लीगल बैकिंग के लिए ये डाला है, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स के जमाने में कई केस लॉ डिसाइड हुए हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि मैंने क्रेडिट बुक्स में ले रखा था जी, रिटर्न में नहीं दिया, देन ऑल्सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन अवेल्ड।
तो गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाते हुए ये ध्यान में रखा और उन्होंने कहा सेक्शन 39 की जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे हम आपका आईटीसी अवेल्ड नहीं मानेंगे। अब इसके बाद और दो कंडीशन लगा दी, और दो कंडीशन क्या लगा दी, कह दिया कि जी ठीक है क्रेडिट दे दिया, सब चीजें चेक कर ली, उसके बाद आपको क्रेडिट दे दिया, आपने जो क्रेडिट लिया, जिस इनवॉइस पे आपने क्रेडिट लिया फ्रॉम द इनवॉइस डेट, अगर आपने 180 दिन के अंदर उसकी पेमेंट नहीं करी, then in that case you have to reverse the ITC along with the interest. इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब चेकिंग ही चेकिंग है आईटीसी के अंदर, तो सेक्शन 16(2) हमने चेक करा, अब उसमें एक प्रोवाइजो और आ गया, कहता है कि 180 दिन के अंदर अगर वेंडर की पेमेंट नहीं हुई तो उसका क्रेडिट रिवर्स होना चाहिए। और मैं कहता हूं इसका ऑटोमेटिक सिस्टम क्या बनाएगी गवर्नमेंट, क्या से कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए इसका। तो एज एन जीएसटी रिव्यूअर, एज एन प्रोफेशनल, we have to make sure while doing the GST review, we should take the vendor list, we should take the creditor list, that the outstanding lying in that ledger should not be more than 180 days. और अगर ऐसा है तो उस पे आईटीसी रिवर्सल कराना है, उस पे इंटरेस्ट पे करना है, और अकॉर्डिंगली जब उसकी पेमेंट हो जाएगी अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी क्या, अगर मेरा 100 रुपए का इनवॉइस था, उस पे 18 रुपए का जीएसटी चार्ज था, 118 रुपए का मेरे पास इनवॉइस आया और मैंने 100 रुपए की पेमेंट कर दी और 18 रुपए की पेमेंट नहीं करी, तो गवर्नमेंट कहती है प्रोपोर्शनेट 100 रुपए डिवाइडेड बाय 118, बेसिक वैल्यू की उतनी पेमेंट करी उतना ही जीएसटी आपको मिलेगा, बाकी जो 18 ग्रॉस अप है उस पे क्रेडिट आपको जब मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। ये कंडीशन एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी कंडीशन डाली गई, बट ये कितनी कंप्लाई हो रही है, एवरीवन नो, एंड आई रिक्वेस्ट दैट वी शुड मार्केट कि दैट द पेमेंट शुड बी मेड विद इन 180 days. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16(2) हमने बड़े अच्छे से खत्म किया। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन। वो कहती है सेक्शन 16(3) कहता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ऑन द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी, उसकी तो हम एज एन ऑडिटर बुक एंट्री भी नहीं डाल पाएंगे, वो तो फिर हमें इनकम में ले जाना पड़ेगा, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सबको पता है जी, डेप्रिसिएशन लो या आईटीसी लो, दोनों में से एक चीज ले लो आप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16(4) बड़ा लिटिगेशन है जी, बहुत बड़ी लिटिगेशन है। जो भी फेस कर रहे हैं, जिन भी क्लाइंट के नोटिस, आपके क्लाइंटों के पास नोटिस आए 16(4) के, वो समझ सकते हैं ये कितना बड़ा और लिटिगेटेड इशू है। सेक्शन 16(4) फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्रेडिट को। गवर्नमेंट यही नहीं है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है। क्रेडिट तो दे दिया सिमलेस, अब कहती है देते हुए आपको कितनी हमने चीजें पढ़ी, हमने A16(2)A पढ़ा, AA पढ़ा, B पढ़ा, C पढ़ा, D पढ़ा, हमने कितने पढ़े 5, और फिर हमने आगे पढ़ा। ये सब करने के बाद 5 मशीन्स और 5 चेकिंग से तो आप 1 निकले, प्लस उसके बाद फिर प्रोवाइजो में 6, फिर 7वां। अब आ जाओ आप कि आपकी जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसके अंदर आप क्रेडिट ले रहे हैं, वो ये कहता है सेक्शन 16(4) अगर आपका फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 का आईटीसी में आज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सितंबर और द एनुअल रिटर्न ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, जो उस फाइनेंशियल ईयर की थी, उसके बाद में वो आईटीसी नहीं ले सकता। यानी कि आज क्या मैं 2021 का आईटीसी ले सकता हूं? मैं चैट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, क्या मैं आज 2021 फाइनेंशियल ईयर का दिसंबर की 3B फाइल करते हुए, या फिर मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक लिटिगेशन और है
क्या मैं आईटीसी आज मैं अगर अप्रैल 21 की रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो ले सकता हूं क्या? मैं चैट बॉक्स मैंने सभी के लिए खोला है, मैं देखना चाहूंगा कि क्या आंसर आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 20-21 का क्रेडिट क्या मैं आज दिसंबर की 3B के अंदर ले सकता हूं? क्या मैं 20-21 का क्रेडिट आज अप्रैल 21 की मैं 3B फाइल कर रहा हूं, मैं लेट फाइल कर रहा हूं, क्या वो मैं ले सकता हूं? सेकंड क्वेश्चन, पूजा जी ने कहा यस, टीना जी ने कहा यस, जानवी जी ने कहा यस, संदीप जी ने भी कहा यस। संदीप जी, रागनी जी भी कह रही हैं अप्रैल 21 नो। ठीक है, रागनी जी ने कोई नोटिस देखा है गवर्नमेंट का। अप्रैल 21 3B यस, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड आंसर्स। I want to say you can take it, but you will receive the notice from the department that you has not complied with section 16(4) because now the due date has been over of September. Return of the following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains. मतलब अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली हम विन करेंगे। प्रोसीजर लैब के चलते कोई आईटीसी डिनाई हो, ऐसा केस लॉ डिसाइड नहीं हुए हैं। और मैं गवर्नमेंट से चाहूंगा इस सेक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करें। जब आप कहते हैं कि हम आपको रिटर्न अलाउ कर रहे हैं, हम आपको रिटर्न अलाउ कर रहे हैं, हम आपको लेट फी वेव कर रहे हैं, तब आप उसके बावजूद भी ये इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन 16(4) की निकाल रहे हैं कि आप अप्रैल 21 में भी अगर आज आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका आईटीसी नहीं ले सकते। वी हैव रिसीव्ड 4 नोटिसेस, 4 to 5 नोटिसेस विद लाइक दिस। तो अगर क्लाइंट उस लेवल का है जो लिटिगेशन कर सकता है तो आप मान के चलिएगा लिटिगेशन होएगी, वरना आप क्लाइंट को कहें कि आप रिटर्न टाइम से फाइल करें, टाइम से क्रेडिट लें, मैक्सिमम सितंबर की ड्यू डेट। रागनी जी सितंबर की ड्यू डेट ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, ड्यू डेट है, आफ्टर द ड्यू डेट ही है, मतलब बिफोर ड्यू डेट के बाद हम क्रेडिट नहीं देंगे, ड्यू डेट ही है। हो सकता है मैंने बोलते हुए गलत बोल दिया हो। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो 17-18 के लिए लेके आई थी, गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2019 तक उसका क्रेडिट अलाउ करा था। अभी आपको याद होगा जब सितंबर था तब एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ने इशू करा जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि आज अगर 2B के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा तो उसका आईटीसी आपको हम नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? इन द 2B for the month of October means reflected in the month of November. In that case, we will not allow you the ITC. Why? Because the due date of filing of the return of the September has been over. And we have received some notices on this basis also कि डिपार्टमेंट ने क्या करा, 2A निकाला, 2A में ड्यू डेट देखी रिटर्न की कब फाइल की है और वो ड्यू डेट देखा सितंबर के बाद है, गवर्नमेंट ने उठा के सीधे नोटिस दे दिया कि जी ये आईटीसी आपने गलत लिया है। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग टू द गवर्नमेंट कि दैट ये आईटीसी तो सर हमने लिया ही नहीं। तो मैं इसी दोबारा ये बात रिपीट करूंगा गवर्नमेंट से, कम विद दैट ओरिजिनल जीएसटीआर 2। आप जीएसटीआर 2 को वापस लेके आए जिसके अंदर कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड आप बिल टू बिल बेसिस पे कराएं जी, वरना तो ये एक्सप्लेनेशन दे दे के बंदा थक जाएगा। हम 16(4) पे दोबारा वापस आते हैं। 16(4) लिटिगेशन है, अभी मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी इसमें कवर करे हैं। मैं 16(4) की अगर बात करूं तो 16(4) के केस में अगर आप अप्रैल 21 की रिटर्न आज फाइल करेंगे और उसमें आईटीसी क्लेम करेंगे
तो डिपार्टमेंट उसको 16(4) की नॉन कंप्लाइंस मान रहा है। तो लिटिगेशन से बचना है तो क्लाइंट को बोलिए कि रिटर्न मैक्सिमम सितंबर तक लास्ट ईयर की फाइल कर दे अगर आईटीसी लेना है, वरना लिटिगेशन आएगी, जवाब देना पड़ेगा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, या फिर कोई गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे देगी, उसका वेट करना पड़ेगा। प्लस 16(4) की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 16(4) इवन हमने देखा है, एक क्लाइंट था, उसने 54 लाख का आईटीसी, उसकी रिटर्न लेट हो गई थी, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न उसने फाइल करी, तो उसे नोटिस आ गया कि 54 लाख का आईटीसी आपका क्यों ना डिनाई कराया जाए, हम क्यों आपको आईटीसी डिसअलाउ करें। गवर्नमेंट का खुला द्वार है, गवर्नमेंट कहती है आउटपुट देना कभी भी दें, आईटीसी लेना है तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट बॉडी से इस सेक्शन को दोबारा देखें, और अननेसेसरी की रिस्ट्रिक्शन, जब आपने वेंडर को पेमेंट कर दी उसकी वैल्यू की, आईटीसी की, उसके बाद आपने आईटीसी लिया, आपने लेट फीस पे कर रहे हो, आप ब्याज पे कर रहे हो, उसके बाद गवर्नमेंट 16(4) को इन्वोक कर रही है, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको आईटीसी नहीं देंगे बिकॉज आप सितंबर के बाद फाइल कर रहे हो, तो इट इज नॉट लॉजिकल लॉ, इट इज नॉट लॉजिकल लॉ। If you have to restrict the ITC, say no, bring the law in which ITC should not be there. ITC देना है और इतनी restriction लगानी है, double taxation, where in the law double taxation is allowed. But in GST we are basically seeing these types of systems. आपने पहले उसे दिया, उसने आउटपुट भी पे कर दिया, सामने वाले बंदे ने GSTR1, आज सपोज किसी बंदे आपने उस बंदे को भी पे कर दिया, आपको क्रेडिट भी डिनायल, क्रेडिट डिनायल इज इक्वल टू डबल टैक्सेशन। सो 16(4) को वी शुड टेक सीरियसली, वी शुड कम्युनिकेट टू अवर क्लाइंट्स that 16(4) is there, and accordingly if you want to claim a credit, then maximum file your return of the last financial year before the due date of the September return. Moving forward, एक क्वेश्चन, हमारे आईडीटीसी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी ने एक एफएक्यू ऑन आईटीसी इशू कर रखे हैं, जो कि आप वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। और हालांकि that need to be amended because 16AA and many other changes has been done in the law, so that need to be upgrade, but still you should get the some answers which you can see it. बेसिकली एक क्वेश्चन हम मैं चाहूंगा आप सब लोग आंसर करेंगे। हमने लॉ देखा, हमने लॉ समझा, हम दो तरीके से आंसर करेंगे। एक तो विद लॉ हमें क्या कह रहा है, एक क्या होना चाहिए। क्वेश्चन 13 वो कहता है ए वेंडर हैज पेड द जीएसटी ऑन टैक्स इनवॉइस इशूड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, however while filing form GSTR1 he mistakenly enter wrong GSTN of the registered taxable person. Due to the limitation of the portal he cannot rectify this error subsequently, नहीं कर पाया, वो भूल गया। This result in ITC not getting reflected in registered person form. GSTR 2B की जगह मैं 2A कर देता हूं, हम पुरानी बात करते हैं। Whether such registered taxable person can claim ITC in the given case, I want to get the answer, thinking everyone this is the case of 1819 and section 16AA is not there at that time. I want the answer from the viewers in a chat box whether the ITC would be allowed to us or not allowed to us. मुझे समझ में आएगा कि मैं समझा पाया है नहीं आपको। संजीव श्रीवास्तव जी का कहना है नो। बाकी व्यूअर्स से भी मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन मैं दोबारा स्क्रीन पर डाल देता हूं, जस्ट अ मिनट।
सोनिया जैन जी का भी कहना है, सोनिया जैन जी का भी कहना है नो। अनिल जी आपका माइक ऑन हो रखा है सर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेमंत जी का कहना है यस, पूजा जैन जी का कहना है नो, सरुल जी का कहना है यस, he can ask to supplier to amend the invoice, after that he can take ITC. More answer are expected. Basically we are it is showing 35 participants. So moving forward, I give the answer. If section 16A is not there, he can take the credit. Very good answer, sir. Yes, only if received the declaration from the party and revenue has received the payment of the tax. Very good, Ragini. Very good answer. Answer sabhi ne diya. That is, I am happy with that. Now we are moving forward. The answer given by a IDTC in a FAQ. I am moving forward. This is the answer. And as per me also, the credit is allowed because 2A ki legal validity, as I said before, 16AA is challengeable. There is no rule 36(4), there is no 16AA, so it is challengeable. मैं बोल देता हूं, उन्होंने भी यही कहा कि ITC पेड है, सेक्शन 16(2)(c) इज सेटिस्फाइड कि GST पेड है, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। सेक्शन 16 कंप्लाई हो रहा है, आप क्रेडिट ले सकते हैं। बट 16AA के बाद मैंडेटरी कर दिया गया, तो लीगल बैकिंग गवर्नमेंट ने दे दी है, अब 2B के अंदर भी आना मैंडेटरी है। तो हमें क्या करना होगा, मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर इन अप्रैल, in May, we have to reconcile all GST credits with the 2B, because to take the ITC it is mandatory, because 16AA comply जब ही हो पाएगा, though it has been paid by the vendor, but still we have to check that our GST number, because it should be reflected in our 2B, is mandatory. Moving forward, एक important judgment, एक मिनट में होल्ड पे डालूंगा आपको, प्लीज फॉर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक मैंने इंपॉर्टेंट जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की लिखी है यहाँ पे, जो कि 24 फरवरी 2021 को डिसाइड हुई, जिसमें बोगस डीलर के केस में, नॉट बोगस डीलर, बेसिकली आई से कि जेन्युइन क्रेडिट था, और उस जेन्युइन क्रेडिट को विदाउट, बिकॉज सेलर ने GST पे नहीं करा था, उस बेस पर ITC डिनाई कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने डिसाइड करा कि ठीक है, आप डिनाई करिए, कोई इशू नहीं है, बट क्या आपने सेलर से कुछ कहा, आपने सेलर पे कुछ एक्शन लिया, या सिर्फ परचेजर के ऊपर ही आप सब ITC के रूल्स लगा रहे हैं? तो मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द परचेजर दैट आप शो कॉस्ट जब दे रहे हैं कि दैट दिस IT इज नॉट रिफ्लेक्टेड, इट शुड बी बैक्ड विद बेसिकली योर, जो बात करेंगे हम, बेसिकली आपने सेलर को भी नोटिस दिए हैं, सेलर को भी आपने चेक किया है, उसके बाद आप डिसअलाउ कर रहे हैं ITC। तो ये जजमेंट आपकी लिटिगेशन में काफी यूज हो सकती है। नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सेलर इन द इंक्वायरी और नॉन इनिशिएशन ऑफ रिकवरी एक्शन अगेंस्ट द सेलर, यानी आपने सेलर से तो कुछ भी नहीं मांगा, आप सीधा ITC हमारा रिवर्स करा रहे हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक लॉ डिसाइड करा
और होना भी यही चाहिए। मैं गवर्नमेंट से चाहूंगा कि कुछ चेंजेस लॉ के अंदर लेके आए जाएं। सेलर का खामियाजा परचेजर ना भुगते, जब उसने पे कर दिया, उसने टैक्स पे कर दिया, उसके पास ओरिजिनल इनवॉइस है, उसके पास गुड्स आया, तो उसके बाद भी उसका क्रेडिट डिनाई हो जाए, इट इज नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आईटीसी के ऊपर हमने देखा, हमने आईटीसी चेक किया कि भाई आईटीसी हमें कब कब मिलेगा। आईटीसी हमें मिलेगा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में, और या फिर बिजनेस के केस में जब हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं आपको आईटीसी मिलेगा। वो कब कब नहीं मिलेगा, हमने सेक्शन 16(2) देखा, 16(4) देखा, 16(3) देखा, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, प्लस और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। नाउ अब रिस्ट्रिक्शन का भी दौर खत्म नहीं हुआ। अब एक रिस्ट्रिक्शन आती है 17(5). स्लिमलेस फ्लो के अंदर 17(5) आया, जो कहता है कि हम क्रेडिट आपको अलाउ करेंगे, बट इन चीजों का तो हम क्रेडिट देंगे ही नहीं। We will not give the credit of these things which are covered, which are stated in section 17, subsection 5. Those are what? ये अमेंड भी हुआ है, आप सभी को पता है ये बात। Motor vehicle for the transportation of person having approx seating capacity of not more than 13%. जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 बंदों से ज्यादा की नहीं है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसका मोटर व्हीकल का क्रेडिट हम नहीं देंगे। एक्सेप्ट, हाँ हम दे देंगे। कब देंगे? हम 13 बंदों से कम वाला भी क्रेडिट हम दे देंगे जब वो यूज हो रहा है फॉर द सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। गवर्नमेंट ने कहा हमने कार बाय करी मर्सिडीज, उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट एक होटल ने मर्सिडीज बाय करी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर, तो क्या क्रेडिट मिलेगा? आई वॉन्ट टू व्यू द आंसर। क्या क्रेडिट होटल को मिलेगा अगर वो मर्सिडीज यूज कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर? यस 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 यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल मिलेगा। अगर एक डायरेक्टर उस मर्सिडीज को यूज कर रहा है, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? नो 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 नो, यस, वेरी क्लियर वेरी क्लियर वेरी क्लियर, यस। क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने एक व्हीकल बाय करा, उसका क्रेडिट मिलेगा? दैट इज नॉट अ पैसेंजर व्हीकल। यस यस यस, पहले कंफ्यूजन होता था, रिस्ट्रिक्टेड ही नहीं है सारुल जी। यस, बिल्कुल मिलेगा। मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मैंने एक व्हीकल बाय करा, बिल्कुल मिलेगा मुझे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, मोटर व्हीकल के अंदर क्या बाइक आती है? आई वॉन्ट टू गेट द आंसर। मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए बाइक परचेज करी और वो बाइक के ऊपर वो गुड सप्लाई करता है, गुड सप्लाई छोड़ देते हैं, वो बाइक उसने ली और वो बाइक मेरा एम्प्लॉय यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? मोटर बाइक का मुझे क्रेडिट मिलेगा? पूजा कुमारी जी, यस 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 यस, some no, some yes. I want to say one thing, I want to give one clarification. In motor vehicle the bike is covered. In motor vehicle the bike is covered, so it would not be allowed me as an credit if I am not using that vehicle for following these 3 ABC. It is equivalent to the Mercedes I have bought. Motor vehicle is all vehicles which are covered under the Motor Vehicle Act, are all the motor vehicles. So on the bikes also the credit is not allowed if these 3 conditions are not fulfilled, because bike does not have the capacity of more than a 2 person. शिका जी, मोटर व्हीकल एक्ट अगर हम चेक करेंगे तो उसके अंदर बाइक कवर होती है, एंड अकॉर्डिंगली मेरी इंटरप्रिटेशन ये है
कि बाइक का क्रेडिट नहीं मिलेगा इन केस वी आर नॉट फॉलोइंग दिस कंडीशंस। टीना जी, बाइक इज motor vehicle, yes it is covered. Yeah Tina ji, yeah, thank you. Now moving forward, vessel aircraft का क्रेडिट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्विगी वाले जो बाइक है उनके पास क्या उसमें भी इनपुट? अतुल जी आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है मुझे। स्विगी और जोमेटो में जो ये बाइक यूज करते हैं ये लोग, हाँ जी, स्विगी में और जोमेटो में इनपुट मिलेगा सर? देखिए स्विगी और जोमेटो में जो बाइक यूज कर रहे हैं, जो वो बाइक यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर द बेसिकली इन केस ऑफ स्विगी टाइप मिलेगा। बेसिकली देखिए स्विगी के अंदर जो बाइक यूज कर रहे हैं दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब अगर हम बात करें स्विगी के अंदर बाइक कौन यूज करता है, स्विगी अपनी बाइक नहीं बाय कर रहा। स्विगी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसके बेसिकली जो बंदे हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी बॉयज, वो बाइक को यूज कर रहे हैं। और उस केस के अंदर that has been not used for the transportation of passenger, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है तो नहीं मिलेगा। बट हाँ स्विगी अगर ये करती है, वो अपनी बाइक अपने बंदों को देती है फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, आई से बिकॉज फूड इज ऑल्सो अ गुड, इन दैट केस आई से कि उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर बाइक गुड्स की डिलीवरी के लिए यूज हो रही है तो उसका क्रेडिट मेरे अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। मगर बिकॉज हमारा सेक्शन 17(5) हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कह रहा है मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, बट अगर हम बाइक को गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं, हमने पीछे बॉक्स लगाया हुआ है उस बाइक के अंदर, दैट इज नॉट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब हम पैसेंजर सर्विसेज नहीं दे रहे। अब जैसे कि आपने एक सर्विसेज सुनी होगी कि बाइक के पीछे वो बंदे को बिठा के लेके जाते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक दो नाम है जो पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ओला बाइक, उबर बाइक। In that case, the credit is allowed. That is not litigated. But that has been used for the transportation of passenger. Goods के केस में भी बाइक पे क्रेडिट मेरे अकॉर्डिंग अलाउ होना चाहिए, रैपिडो या ओला बाइक या अलाउ होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली बट इन केस ऑफ द एग्जाम्पल अतुल जी, ड्राइवर जो बेसिकली बंदे डिलीवरी बॉय हैं उनको तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। अगर स्विगी अपनी बाइक्स लेकर उनकी गुड्स की डिलीवरी करा रही है तो उस केस के अंदर मैं और एनालिसिस करूंगा। एज ऑफ नाउ आई से दैट क्रेडिट इज somehow litigated. ओके सर, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेसल एयरक्राफ्ट में भी क्रेडिट आपको अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग के लिए, सेकंड एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स स्पेसिफिक लिख दिया। अगर ये ऊपर अतुल जी ये वाला वर्ड डाल देते ना, अगर ये ए के अंदर ये वाली क्लॉज डाल देते ना फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो जो आपकी वाली क्वेश्चन था ना उसकी लिटिगेशन खत्म हो जाती सर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहले एक कंफ्यूजन आ रहा था, आपको याद होगा जब ए बी इंसर्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले ये क्वेश्चन बहुत लिटिगेशन हुई कि क्या इंश्योरेंस का, क्या रिपेयर्स का क्रेडिट मोटर व्हीकल पे मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लाइंट बहुत सारे डिस्कशंस करते थे, क्लाइंट कहते थे कि बिजनेस क्यों उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्यों उसका क्रेडिट हमें डिसअलाउ नहीं होगा, सॉरी क्यों हमें क्रेडिट डिसअलाउ हो रहा है। तो उसके लिए ए बी सेक्शन डाल दिया गवर्नमेंट ने, इसे क्लैरिफिकेटरी सेक्शन डाल दिया। Services of the general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicle, vessel or aircraft referred to in clause A or clause A, provided that the ITC in respect of such services shall be available. वो कहते हैं कि क्रेडिट नहीं देंगे
सिर्फ देंगे कब? वही क्लॉजेज हैं जी, ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हो आप, रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज कर रहे हैं, जो ऊपर अलाउड है वो यहाँ अलाउड है। अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम बचा है तो मुझे थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा। नाउ क्लॉज बी के अंदर चलते हैं। फूड एंड बिवरेजेस के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा, आउटडोर कैटरिंग पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट पे नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज पे नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी पे नहीं मिलेगा, लीजिंग रेंटिंग ऑन हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जो क्वेश्चन था सारुल जी का वो यहाँ कवर हो गया है। वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज ए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, क्रेडिट मिलेगा। किस केस में? जब आप इन चीजों को यूज कर रहे हो फॉर द फर्दर सप्लाई, और इट इज अ कंपोनेंट, is an element of a taxable composite supply or mixed supply. Like hotel industry, जो 5 स्टार की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज नीचे वालों को तो रेट ही विदाउट आईटीसी दिया हुआ है, उन्हें आउटडोर कैटरिंग का, इन सब सर्विसेज का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है जी, बिकॉज दे आर फर्दर चार्जिंग द जीएसटी ऑन देयर सप्लाई एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट ऑब्लिक मिक्स्ड सप्लाई। मूविंग फॉरवर्ड, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय ऑन द वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो कहता है कि ये सब अगर लॉ में मैंडेटरी है, लॉ में मैंडेटरी है ट्रैवल बेनिफिट्स, तभी हम आपको उसका क्रेडिट देंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है सी और डी क्लॉज, ये थोड़ा सा हम 2 मिनट लगाएंगे इस पे। Work contact services when supplied for the construction of an immovable property other than plant and machinery. Plant and machinery पे कोई restriction नहीं है। अगर आपने plant and machinery के लिए कोई work contact services दी, बट मैं कहता हूं कि लॉ के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो पुराना हुआ करता था सर्विस टैक्स के जमाने में, वो वाला नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली फॉर द प्लांट एंड मशीनरी इफ समथिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट which has material and services both, in that case it is called composite supply, not a work contract. मैं सिंपल दोबारा बता देता हूं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विसेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टर का जो सब कॉन्ट्रैक्टर का क्रेडिट वो वर्क कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है। डी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा था, हमने वहां कैपिटलाइजेशन पढ़ा था, मैंने कहा लिंक करूंगा 17/5 से। डी क्लॉज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अ प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो कहते हैं जी हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, उसका क्रेडिट नहीं देंगे। अच्छा, सी और डी क्लॉज की एक्सेप्शन डाली उन्होंने, कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करा। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा, मैं आपके आंसर चाहूंगा। मैंने अपनी बिल्डिंग रिपेयर करी, मेरा एक क्लाइंट था, उसका ऑफिस था, उसने उसमें रिनोवेशन कराई और उस खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया। क्या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो क्रेडिट मिला वो उसे क्रेडिट अलाउ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं, नो नो नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं दूसरी बात करता हूं, क्लाइंट ने टैप चेंज कराई अपने ऑफिस के बाथरूम्स की, और वो रिपेयर मेंटेनेंस में उसने कैपिटलाइज नहीं करा, उसी रिनोवेशन को, रिनोवेशन पे आ जाते हैं, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट नीड नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड though it is related to the immovable property, whether the credit is allowed to me or yes or no.
जानवी जी, व्हाई यू आर सेइंग नो? इसमें बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कहा कि हम जब भी उसे कंस्ट्रक्शन को लिंक मानेंगे जब वो कैपिटलाइज हो रहा है। अगर मैं कोई खर्चा जो कि कैपिटलाइज नहीं कर रहा, उस केस के अंदर दो इट इज रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन टू मी द क्रेडिट इज अलाउड एज पर माय ओपिनियन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्लॉज। अभी इसमें एक क्लॉज और है जिस पे हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे, फिर 15 मिनट का हम लोग क्वेरी सेशन लेंगे। अभी 15 मिनट में और लगाऊंगा इसके ऊपर। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज अ कंपोजिट सप्लाई, हमें नहीं मिलेगा, वो हमें पता है। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, ठीक है, नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन दैट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 16 ही मना करता है। गुड्स लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एच पॉइंट। गुड लॉस्ट, stolen, destroyed, written off, disposed of by way of gift और free sample, तो हम इसका क्रेडिट भी नहीं देंगे। दिवाली पे गिफ्ट आए, दिवाली पे गिफ्ट आए और वो गिफ्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? यस और नो? आई वांट द आंसर फ्रॉम यू ऑल। सारुल जी ने कहा नो, 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 यस। संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं यस, नो। So majority is saying no. As per me also, the credit is not allowed. And further, अब मैं दूसरा एक टॉपिक लेता हूं। मैं कहता हूं मेरे एक क्लाइंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। उसने अपने डीलर्स को एक स्कीम दी कि अगर आप मेरे 1000 पीसेस एक्स गुड्स के सेल कर देंगे तो हम आपको एक मिक्सर ग्राइंडर फ्री देंगे, एज एन गिफ्ट में देंगे। तो क्या उस मिक्सर ग्राइंडर का क्रेडिट आईटीसी उस सोल डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यस और नो? यस, नो, यस, यस, मिलेगा। आई वांट टू पुट सम लाइट ऑन अ सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सर्कुलर दिया, बिल्कुल मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक एग्जांपल और लेते हैं। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो दवाइयां फ्री में डॉक्टर्स को देते हैं, और जो दवाई कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, क्या उन दवाई जो वो फ्री सैंपल्स दे रहे हैं उसका क्रेडिट मिलेगा? एज पर सर्कुलर, आई विल शेयर द सर्कुलर नंबर, एज पर सर्कुलर इट इज नो। गवर्नमेंट इज सेइंग नो, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो गुड्स हम, अच्छा इसमें ये सब तो हमें क्लियर है, सर्कुलर है, सर्कुलर रेफर कर लेंगे। लिटिगेशन करनी है, लिटिगेशन करेंगे। गिफ्ट डिफाइन नहीं है। अतुल जी माइक ऑन है आपका, प्लीज म्यूट कर लीजिए। गिफ्ट डिफाइन नहीं है, गिफ्ट की डेफिनेशन हम जनरल लॉ से लेंगे। किसने? सुमित जी प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी पार्टिसिपेंट्स को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेसिकली एक क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा है गुड्स लॉस्ट। अब जब मैं मैन्युफैक्चरिंग लॉस, सपोज एक स्टील इंडस्ट्री है, उसने एक प्रोडक्ट बनाना है, उसने 100 किलो स्टील बाय करी, उसका मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट 2 किलो हो गया, 98 किलो माल बना, तो 98 केजी के केस में 2 केजी जो वेस्ट हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट हुआ है, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा मुझे? यस और नो? यस संजीव जी, यस, बिल्कुल, यस, 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 बिल्कुल मिलना चाहिए। बिकॉज गुड लॉस्ट का मतलब यहाँ पर उस मैन्युफैक्चरिंग लॉस के लिए नहीं है जो कि बिजनेस में यूज हो रहा है, बट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दे रहे हैं फ्री,
कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए, उन पे क्रेडिट अलाउ करना चाहिए, बट एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ दैट क्रेडिट इज नॉट अलाउड, दैट क्रेडिट इज लिटिगेटेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये डिफाइन करा गया प्लांट एंड मशीनरी किस किस को मानेंगे, एंड आई एम क्लोजिंग today's session with all these things. Now we are moving forward with question and answer, and I am stop sharing this. So I welcome everyone to give their view and ask the answer which they want to ask the question which they want to ask. जो भी कुछ issues मैं clear नहीं कर पाया हूँ ITC से related, कोई litigations के related आपको कोई ITC इशू डिस्कस करना है, तो आई वेलकम एवरीवन टू अनम्यूट देमसेल्फ, एक एक करके हम वो चीजें डिस्कस करें। Sir, I have a doubt. या प्लीज। Sir, there is a person who exports the goods. फाइन She is only the exporter, so she exports under LUT. फाइन So for the she has a input claim of like 5 lakh rupees, 2 years older. फाइन। So can she take that input credit claim? Is there any time limitation for her? Basically, Tina ji, as per the time limit for claiming the refund under the export, there is a 2 years from the date of bill of lading. So 2 Yep. years has been lapsed. 2 years has been lapsed now. Then you can take the benefit of the judgment given by the Supreme Court for the extension period given during the COVID. Okay, So- sir, so- actually, we went to आप- the department, but they हाँ. denied on the basis of lapsing. आप उन्हें कहिए कि आप रिजेक्ट कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप रिजेक्ट कराइए, उसकी अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोर्ट कीजिए, आपको लागू होगा 100%। सर, जजमेंट कौन सी है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आपने सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड के चलते जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल के लिए ये जो लिमिटेशन पीरियड को, जो कोविड पीरियड है, उसे अलाउ कर दिया है एज एन रिस्ट्रिक्शन। मतलब गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पीरियड कोविड वाला है फ्रॉम 15 मार्च 2020 टू 28 फरवरी 2021 वो काउंट नहीं करेंगे लिमिटेशन पीरियड में। सर जस्ट अ सेकंड, 15 मार्च 2020 से लेके तुम्हारा 28 फरवरी 2022 तक। ओके सर। तो आप उसमें देखिए, अगर उसमें कवर अप हो रहा है तो आप बेसिकली उसका क्रेडिट क्लेम की सॉरी रिफंड क्लेम कीजिए। अगर वो रिजेक्ट भी करता है डिपार्टमेंट तो उसकी अपील फाइल कीजिएगा। तो सर एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि 15 मार्च 2020 से लेके 28 फेब 2021 तक का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा वो 2 ईयर में? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके सर। अंकित जी, मैंने चैट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग जजमेंट हाई कोर्ट का डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का जजमेंट भी अभी लेटेस्ट का है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो टीना जी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, फिर भी कोई इशू है, आई वेलकम यू टू डिस्कस विद मी, नॉट एन इशू एट ऑल। आर के गुप्ता जी सर का क्वेश्चन है एक, वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन द सेल ऑफ व्हीकल ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। या सर बिल्कुल जीएसटी देना पड़ेगा, बट एक मार्जिन स्कीम है सर, एक मार्जिन स्कीम की नोटिफिकेशन है। अगर आपकी इनकम टैक्स की WDV उस मोटर व्हीकल की ज्यादा है विद द सेल प्राइस जिस पे आप बेच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जीएसटी नहीं देना। अगर आपकी सेल प्राइस इज मोर देन द WDV ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, देन इन केस जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा सर। गुप्ता सर आपको क्लियर हो गया होगा। विनीत भाटिया जी प्लीज रिपीट। विनीत जी प्लीज मुझे आप अनम्यूट करके बताइए सर क्या रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉट एन इशू। बेसिकली मैं दोबारा बोल देता हूँ, मोटर व्हीकल केस के अंदर हमारी एक मार्जिन स्कीम है जो सिर्फ मोटर व्हीकल के ऊपर है, ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर है, जो कहती है कि अगर आप ओल्ड व्हीकल सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने आईटीसी नहीं लिया है,
In that case, अगर आपकी इनकम टैक्स की WDV is less and your sale price is more, then on the difference you have to pay the GST. If the WDV is more than the sale price at which you are selling that motor vehicle, then there is no need to pay the GST. I think now this would be clear. I will post in the chat box also the margin scheme. You can go through that also. Is GST payable by a composition dealer? Sir, law के अंदर define नहीं है. Unregistered person से अगर composition dealer buy कर रहा है वो 9394 में ही covered था. 9394 अभी force में नहीं है, तो accordingly मेरे according unregistered dealer से वो buy कर सकता है. अनिल जी, मैं आपकी क्वेरी नहीं समझ पा रहा हूँ. Sometime employees buy back certificate. अनिल जी प्लीज अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं सर. मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर हम 1-to-1 डिस्कस करें प्लीज. Hello. हाँ जी प्लीज प्लीज. Sir, it's actually sometimes, companies offer certain assets for use at employees' house, and they allow them to buy back after a certain time. So the value is hardly anything, nominal, maybe 100 rupees, something. So now, do companies need to pay GST on that also? सर बेसिकली मैं एम्प्लॉय के केस में 2-3 चीजें आपको बोलना चाहूंगा सर. एक तो सर शेड्यूल 1 ना डीम्ड सप्लाई के अंदर द ट्रांजेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को कवर करता है सर. अगर वो 50,000 से ऊपर अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी दे रहे हैं तो वो डीम्ड सप्लाई के अंदर आता है विदाउट कंसिडरेशन. अनिल जी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज मैंने किसी एम्प्लॉय को कार दी और वो मेरा उसका पार्ट नहीं है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का, तो वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी सर. बट आपने 50,000 रुपीज का लिमिट बताया, बट इफ द वैल्यू इज लेस देन दैट देयर इज नो इश्यू एट ऑल सर. वो फिर डीम्ड सप्लाई के अंदर नहीं आती. ओके. और अगर आप उसे सेल कर रहे हैं, आप उसे एम्प्लॉय को सेल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉय को मैंने दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, नाउ इट बिलोंग टू एम्प्लॉय नॉट टू मी, और आप उसे खत्म भी करेंगे बुक्स के अंदर डेफिनेटली, तो इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड एन सेल सर. अगर वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको WDV वाला. ओके. अतुल जी आपकी क्वेरी है, इज बायर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर टू क्लेम ITC, इज देयर एनी फॉर्म? संजीव जी देखिए, हमें प्रूव करना है कि गुड्स मेरे पास आए हैं, तो उसके लिए मैं इनवर्ड रजिस्टर, मतलब मैंडेटरी नहीं है सर, बट प्रैक्टिस है फैक्ट्रीज के अंदर कि इनवर्ड रजिस्टर्ड होता है. एक जो वॉचमैन होता है वो इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री करता है बिल की. तो ये प्रैक्टिस है सर, जनरल प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री है. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेंटेन करे क्लाइंट तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर. अतुल जी आप प्लीज बोलिए सर, आपकी क्वेरी है सर. सर मैं कह रहा हूँ अगर कोई किसी का फिक्स एसेट खरीदा है, उसमें ITC क्लेम कर लिया है और उसके एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी और मतलब टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो उस केस में वो फिक्स एसेट का रिवर्सल, इनपुट का रिवर्सल कैसे करेगा सर? अतुल जी रूल 43 है जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. उसके अंदर बेसिकली क्या है, ITC ऑन कैपिटल गुड्स जो हमें अलाउ होता है वो 60 महीने में अलाउड होता है सर. यानी मतलब मैं कहूं कि एक कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल मान रहा है लॉ, तो 60 महीने में डिवाइड कर दोगे, आप उस महीने के ITC को ले लोगे और उसको प्रोपोर्शनेट कर दोगे सर 43 के अकॉर्डिंग. हेमंत जी, हाउ टू प्रूव वी रिसीव फिजिकल गुड्स इवन दो वी हैव ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स? हेमंत जी, इफ यू हैव ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स यू शुड जस्ट प्रोवाइड दोज डॉक्यूमेंट्स. बस होता क्या है सर, बोगस डीलर क्या है सर, मैं उस पर थोड़ा हेमंत जी बोल देता हूं. जब सामने वाली पार्टी DGGI ने पकड़ ली, उसने कहा जी हाँ जी मैं तो माल बेचता ही नहीं था, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो सर वो बोगस डीलर है. उस केस में आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी जो बाय आपके पास हैं, तो वो तो अगर किसी एक्स बंदे के पास हैं तो सर वो फिर कंसिडर नहीं करते. बट लॉ वाइज अगर हाई कोर्ट की बात करें हम या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएंगे, दोज डॉक्यूमेंट हैज द लीगल एंटिटी एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड सर. नाउ रूल 42-43 कॉमन क्रेडिट्स, या टीना जी ने आंसर दिया है.
Now any or more query? Sir, we got one notice for ITC reversal on high seas sale. Please help. टीना जी, बेसिकली आप बताइए पूरी क्वेरी. वी आर लाइव एंड वी आर डिस्कसिंग 1-to-1. क्या इशू है हाई सीज सेल के ऊपर? टीना जी बताइए प्लीज. टीना जी मैं फिर बेसिकली आपको आंसर दे देता हूं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग. सर वी गॉट वन नोटिस फॉर, बिल्कुल हाई सीज सेल के ऊपर आपने जीएसटी तो दिया ही नहीं है टीना जी. High seas sale is non-GST supply, and when we read the definition of exempted services, आप सेक्शन 2 टीना जी एक बार पढ़िएगा. Sir, Exempted. actually, sir, we have seen some circulars also where it is mentioned that high sea sale, even it's not a supply. टीना जी देखिए है क्या, बिल्कुल सप्लाई नहीं है इसमें, कहीं कोई डाउट नहीं है, पहली बात समझिएगा. Any supply which is not considered as a supply in the GST is considered to be non-GST supply. Non-GST, yes. When you read the definition of exempted supply, you read that non-GST supply is covered in that. But तो sir, ये बेसिकली लिटिगेशन है. आप उन्हें बोलिए कि सर रूल 42-43 के अकॉर्डिंग वी हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ आवर सर्विसेज फॉर द सेम. जो आपकी कॉमन सर्विसेज हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए. सिर्फ रिवर्सल उन कॉमन सर्विसेज की बात करेंगे वो. यस सर, कॉमन सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं वो. लेकिन सर कॉमन सर्विसेज में भी हाई सी सेल का तो कोई पॉइंट नहीं आता ना, बिकॉज हाई सी सेल तो सप्लाई ही नहीं है. आपकी बात ठीक है टीना जी, बट जब मैं आपको कह रहा हूं आप सेक्शन 2 को ना एक बार प्लीज पढ़िएगा, और फिर मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूं सभी के लिए. मैं यहाँ नंबर शेयर कर रहा हूं अपना. मैं नंबर नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं. 9899975474 इज माय नंबर. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो क्रेडिट आपका हाई सी सेल का है, जब आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे और जब आप उसको लिटरली पढ़ेंगे तो वो नॉन जीएसटी सप्लाई को भी एग्जाम सप्लाई में कवर करता है. ओके. तो सर जैसे फॉर एग्जांपल सीए सर्विसेज हैं. if a person is only doing the export supply, export दे कर रहा है वो, और एक नॉर्मल कर रहा है, तो देन सीए सर्विसेज का भी उसको अपोर्शन करना पड़ता है कॉमन क्रेडिट? नहीं, अगर सीए सर्विसेज है कॉमन सर्विस, अगर वो आप दोबारा बताइए, एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है. नहीं, तो एक्सपोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड. देखिए दो चीजों में आप कंफ्यूज मत होइए. एक्सपोर्ट एंड हाई सीज इज बोथ आर डिफरेंट थिंग. हाँ, एक्सपोर्ट का मुझे क्रेडिट पूरा अलाउड है. Export is a zero rated. Actually, I got a notice because we have high sea sale also, export also, and taxable also. So all three are there. Now what you have to do, you have to totalize your turnover, and your export plus domestic would be counted as a taxable turnover, and your high seas would be counted as a non-GST supply, and on the common credit your basically reversal on high seas sale would be applicable. Okay. Pooja Jain ji ki query है, kindly clarify the point in case goods received in next month, invoice generated in previous month, then how to claim? पूजा जी मैंने बताया 2B के अंदर जो गवर्नमेंट कह रही है और जो लिख के दे रही है वो बाइबल नहीं है. We have not to go according to that only. We have to then add on the credit which is reflected in last month 2B and goods is received in next month. आपको वो मैनुअली ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट को. बेसिकली रेड मार्क आएगा. अंडरस्टैंड पूजा जी, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जो पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल इज नॉट एवरीथिंग इज देयर इन पोर्टल इज करेक्ट. अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा. जब आप 3B फाइल करते हैं, इन दैट केस जो आईटीसी यूटिलाइजेशन पोर्टल करता है, आपको पता होगा सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में क्रेडिट नहीं मिलता हमें. तो जब पोर्टल यूटिलाइज करता है आईजीएसटी क्रेडिट को, वो आईजीएसटी क्रेडिट को पहले सीजीएसटी में ले जाता है पूरा का पूरा. ये आप लोग जब प्रैक्टिकली करते हैं देखा होगा आपने. और वो सारा का सारा एसजीएसटी में कैरी फॉरवर्ड कर देता है आईटीसी को.
और सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट को सीजीएसटी बना देता है। मतलब क्या कि आपका अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है, क्योंकि वो आपको यूटिलाइज करना ही करना है, तो इन दैट केस आप उस क्रेडिट को जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बिकॉज आप आईजीएसटी को प्रोपोर्शनेट यूटिलाइज कर सकते हो मैनुअली, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो आईजीएसटी क्रेडिट को। आप पूरा का पूरा पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी पे कर दी, चाहे आप उसे सीजीएसटी से करो चाहे आप उसे एसजीएसटी से करो, बट जब ऑटोमेटिकली पोर्टल लेता है तो वो सीजीएसटी के क्रेडिट को हटा देता है, वो आईजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज कर देता है। तो जब आप इस बार 3B करें, जिन्होंने ये बात नोटिस नहीं करी है तो उसे ध्यान से करें, बिकॉज एसजीएसटी का क्रेडिट अगर बढ़ गया क्लाइंट का तो वो यूटिलाइज नहीं होगा फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। मतलब आप समझे ना, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों साथ साथ चलेंगी। तो हमें कोशिश क्या करनी है, वाइल फाइलिंग 3B आईजीएसटी क्रेडिट है कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है तो वो मेरा बराबर चलना चाहिए, वरना क्लाइंट को इन आने वाले टाइम में लॉस होगा। Now I think any query more? I am waiting for the same. Otherwise, we are ending with the session. Thank you, Pooja ji. सर जैसे हम किसी से परचेज कर रहे हैं, इट्स लाइक रिगार्ड ऑफ सर्विसेज ओनली, Fine. इफ आई डील्स इन सर्विसेज ओनली, और अगर मेरी जो इनपुट सर्विसेज हैं उसका जो बिल आ रहा है उसमें ही इज लाइक नॉन रजिस्टर्ड, और अगर वो उसमें पैन भी मेंशन नहीं कर रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? इज इट लुक्स लाइक अ बोगस परचेजेस? नहीं देखिए, परचेज ऑफ सर्विसेज। एक दो चीज समझिएगा टीना जी, जीएसटी के लिए बोगस is only when you are claiming the ITC. ओके। जीएसटी को मतलब नहीं है इनकम टैक्स से, पहली बात समझिएगा। अब दूसरी चीज समझिए, जब आप किसी से बाय कर रहे हैं, बिकॉज आपको उस बंदे को जो बिजनेस कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, तो एटलीस्ट पैन नंबर होना चाहिए, एज ऑन द डेट पैन नंबर उसके पास होना चाहिए उस बंदे का। सर वो मेंशन नहीं कर रहा बिल में, he may be having PAN number. Not an issue if your client have that PAN number, just keep the copy of that. Okay. क्योंकि कल को आपको अगर उसके ऊपर टीडीएस बनेगा तो भी तो चाहिए होगा आपको पैन। That's why I'm saying. So you have to take care of this, but as per GST point of view, that should not be considered as bogus. I'm asking otherwise, not from GST point of view, कि is there any problem? No, लॉ में देखिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आपके बाकी डिटेल्स तो उसकी होंगी, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, so don't worry about that. Okay. I make a single credit note of interstate, but there is no sale of interstate, only intrastate. सर आपका नाम नहीं आ रहा है तो बेसिकली मैं आई विल से कि आप जो सिंगल क्रेडिट नोट आपने बनाया इंटरस्टेट का, और आपके पास इंट्रास्टेट की only intrastate sale in GST or not credit of IGST not reflected in auto populated GSTR 3B, what should I do? देखिए आपका, मैं जो क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, आपने क्रेडिट नोट इश्यू करा इंटरस्टेट का, बट आपकी इंटरस्टेट सेल नहीं है, आपकी खाली इंटरस्टेट सेल है इन GSTR 1। देखिए एक चीज, अगर देखिए B2B का केस है, पोर्टल अगर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा और आपके GSTR 1 में जा चुका है तो आप खुद से एडजस्ट कर लीजिए उसे, आप खुद से एडजस्ट कर लीजिए। बेसिकली आई अंडरस्टैंड योर, बिल्कुल आपको फिर वेट करना पड़ेगा एक मंथ का, जिस मंथ में आपका इंटरेस्ट रेट होगा उस मंथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एग्री, मैं तो कह ही रहा हूँ गवर्नमेंट के जो ये 3B फॉर्म है ये मुझे पसंद नहीं आता, बिकॉज बेनिफिट्स में रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब बेनिफिट्स के जो राइट्स हैं आपके उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी ही है इसमें। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आपको नेक्स्ट मंथ कैरी ऑन करना पड़ेगा।
Sumit ji, I think all queries have been answered and अंकित जी, I think सभी queries solve हो गई हैं and wonderfully you have covered. Many participants have said thank you. Now it is time to close day 3 and really happy to see कि आपने wonderfully इस topic की importance को and various litigation points को भी clear किया. Thank you आशीष जी, thank you Sabita ji, thank you Ankit ji once again for your wonderful deliberation. See you I thank- tomorrow yeah, in the please. fourth. See you tomorrow in the fourth session and recording will be made available over the mail along with the presentation. Ji Ankit ji, please. I further thank every viewer, every my professional brothers and sisters for viewing this topic, and I tried my best to give the proper answer and try to cover the topic and accordingly धन्यवाद सभी का और आगे भी मिलते रहेंगे. मैं भी थैंक यू सभी को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ चीजें सीखी हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल वीकेंड और सब स्वस्थ रहें, Thank you. मस्त रहें. बाय बाय.